हे गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन उसे करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो पहली जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, आप सब ने पढ़ी है 9th क्लास में, वो होती है हमारी आउटर मोस्ट शेल। एज यू नो कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट शेल होती है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसकी क्या होती है, हमारी सेल वॉल होती है। ठीक है, ये जो लेयर होती है जैसे कि आउटर मोस्ट है, तो ये क्या काम करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी। तो ये क्या कैसी लेयर हुई, प्रोटेक्टिव लेयर हुई। ठीक है, और ये होएगी हमारी लिविंग वॉल। ठीक है, तो ये कुछ ही चीज़ों को अपने अक्रॉस पास करने देती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इज़ इट क्लियर? इतना समझ में आया? ये एक आउटर मोस्ट लेयर है, फिर प्रोटेक्टिव लेयर भी है, लिविंग भी है और सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसका जो मेन चीज़ है वो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। हम इसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे और हम कुछ चैनल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक आई गेस 5 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन जाता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, देखो फ्लूइड मोज़ेक इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। जस्ट वेट अ सेकेंड, just wait a second guys. It is given by singer and निकोलसन। ठीक है, इट इज़ गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, तो गाइस प्लीज़ ध्यान से करना इसे। ठीक है, तो अब हमारे पास हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शुरू करते हैं। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एज आई हैव टोल्ड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमें पता है कि कैसी होती है, राउंड स्ट्रक्चर में होती है। ये कैसी होती है, हमारी राउंड होती है, और इसके अक्रॉस क्या कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो वही हमारे सिंगर एंड निकोलसन जी ने कहा था। तो देखो सबसे पहले बाई लेयर ऑफ let me zoom it I guess little bit ना, हाँ ना, is it clear now? ये देखो, ये हमारी बाई लेयर्स, एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली। ठीक है, फिर से देखो, एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली। अब ये है क्या और ये कैसे बनते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले समझो कि ये जो होते हैं वो हमारे होते हैं फॉस्फोलिपिड। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में कि फॉस्फोलिपिड होते क्या हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ये हमारे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के दो पार्ट्स जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें, हेड और टेल, हेड हेड और टेल। फिर से देखो, हेड हैं ये दोनों और ये हैं टेल, बाई लेयर्स हैं और किस तरीके से अरेंज है हम ये भी करते हैं। सबसे पहले देखो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, दो पार्ट्स हैं, हेड और टेल। जो हमारा हेड पार्ट होगा वो हमारा होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये हमारा वाटर लविंग होगा। वाटर लविंग मीन्स कि ये पानी को पास करने देगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा टेल पार्ट होगा वो हमारा हाइड्रोफोबिक होगा, यानी कि पानी को इससे डर है। ठीक है, तो ये पानी को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात है कि ये देखो हेड और टेल, दिस वन इज डायग्राम ऑफ फॉस्फोलिपिड। एंड जो हमारा हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स पानी को ये एक्रोस अपने जाने देगा, और जो टेल पार्ट होता है वो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, तो ये हमें वाटर को जाने नहीं देगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? इतना समझ में आ गया? देखो कि जो हमारा ये वाला पार्ट है,
ये बाइलेयर्स आपको समझ में आ गई किसकी है? ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स है ना? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर समझ में आ गई आपको? देखो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या सामान होता है। एक इसके बाहर प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अभी हम इनके बारे में समझेंगे कि होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। और जो ये हमारा देखो धंसा हुआ है बाइलेयर्स के बीच में अंदर की तरफ है, इसे निकालना मुश्किल है तो हम इसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अंदर की तरफ है मीन्स फंसा हुआ है तो हम बोलते हैं इसे इंटीग्रल प्रोटीन। और जो ये वाला है हमारे पास, ये बाहर की तरफ है, पेरीफेरी एट द बाउंड्रीज पे है, इसलिए हम कहते हैं इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमने बनाए हैं प्रोटीन्स, ये हमारे पास प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो किसके पास, हेड के जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसके हेड के पार्ट से अटैच्ड है। ठीक है, अब अगर प्रोटीन्स ये जो हमारे पास स्टार्च है, शुगर है, तो शुगर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? दैट इज़ ग्लाइको। ठीक है, ग्लाइको। अब ये लिपिड्स के साथ अटैच्ड है तो ये क्या बन गया हमारे पास? ग्लाइकोलिपिड्स। इज़ इट क्लियर कि ये जो हमारे पास शुगर है वो जो लिपिड पार्ट के हेड के साथ अटैच्ड है तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे ग्लाइकोलिपिड्स। वैसे आप ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फेट लिपिड्स जो होंगे वो आप आगे जाके पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, अब बात आई हमारे पास ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है, उसी कलर से मैं बना देती हूँ। ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला हो गया। ये जो है वो हमारे होते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या देते हैं? हमें देते हैं ये गिव्स स्टेबिलिटी। ये हमें स्टेबिलिटी देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं ये हमें। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें स्टेबिलिटी देते हैं। अब ये था हमारे पास फ्लूइड मेसोइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मेसोइक मॉडल था। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि ये जो फ्लूइड में 1950s के अंदर जब फ्लूइड मेसोइक मॉडल की जब रिसर्चेस चल रही थी तो हमें कैसे पता चला कि हाँ कि अब हमें जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करनी है और एनीथिंग एल्स हमें करना है, तो हमें ये कैसे पता चला? तो हमें ये कैसे पता चला? हमें ये पता चला देखो जो आरबीसी से वो इनके पास सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जब ये कर रहे थे स्टडी तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो 52% हमारे पास आरबीसी के अंदर प्रोटीन्स होंगे और जो 46% है वो होंगे हमारे पास लिपिड्स। ठीक है, तो आरबीसी को हम एथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो जो एथ्रोसाइट्स के अंदर 52% प्रोटीन्स रहेगा और 46% क्या रहेंगे हमारे पास? लिपिड्स। इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट से रिकॉल करें सारी चीज़ों को, फटाफट से रिकॉल करते हैं ताकि हम आगे चीज़ों को लिंक कर पाए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होगी, प्रोटेक्टिव होगी, लिविंग है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हमने फ्लूइड मेसोइक मॉडल के बारे में पढ़ा जो कि 1950s में दिया गया था बाय सिंगर एंड निकोलसन। और ये जो हमारे पास इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास लिपिड्स की लेयर होएगी वो बाय लेयर, देखो 2 लेयर्स हैं। ठीक है, और इनके जो हेड होएंगे वो अब जो इनके हेड होंगे वो हमारे पास बाहर की तरफ होंगे, देखो बाहर और अंदर की तरफ होंगे। जो इनकी टेल्स होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। ठीक है, मीन्स जो हेड है वो पेरिफेरी पे होंगे, जो टेल्स है वो अंदर धसी हुई होगी। ठीक है, ये तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि पेरिफेरी पे है तो हम इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस पे होते हैं धसे हुए होते हैं, इन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। जब शुगर
लिपिड्स के साथ अटैच हो जा रही है तो हम इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं बीच बीच में जो इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इज़ इट क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? क्योंकि यहीं से मेन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आपको अगर इतना समझ में आ गया तो आपको हम ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। अगेन इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो लेट मी जूम इट। ठीक है ना इतना? जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, अब मतलब कि अब सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस चीज़ें पास करेगी तो ये किस तरीके से पास करेगी, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव क्या होता है? जिसमें कि जो हमारी एनर्जी है वो यूज़ हो रही है, एटीपीज यूज़ हो रहे हैं। इसमें पैसिव में हमारी एटीपीज, ना ही एनर्जी यूज़ हो रही है ना ही एटीपीज यूज़ हो रही है। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। देखो, तुमने लोअर क्लास में ये तो पढ़ा ही होगा कि हम चीज़ें कैसे पास होती है, हाई कंसंट्रेशन टू, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऐसे ही तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारे पास जो एटीपीज हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेम इसमें होता है। अब जैसे पैसिव में हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चाह रहे हैं तो ना ही हमारे एटीपीज यूज़ होंगे ना ही हमारी एनर्जी यूज़ होगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे एक्टिव होंगे उनके पास एटीपीज भी यूज़ होएगी, एनर्जी भी यूज़ होएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जब हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में आते हैं, जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, तो उसमें हमारे पास एटीपीज की, एनर्जीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब हमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना हो, जब हमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना हो, तो हमारे एटीपीज भी यूज़ होंगे और एनर्जी भी यूज़ होगी। अब इनके एग्जाम्पल्स देखो। जो हमारे पास एक्टिव है उसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे दे रखे हैं, एंड यू हैव टू लर्न के पॉजिटिव एंड शियम पॉजिटिव पंप्स। ठीक है, ठीक है, ये एक्टिव के हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास पैसिव के होंगे, पैसिव के देख लो। पैसिव अगेन हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पैसिव अगेन हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट आता है इसका सिंपल और दूसरा आता है इसका फैकल्टेटिव। अब ये होते क्या हैं? यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखो, पैसिव में हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल में तो आपने बहुत सारे मतलब छोटे होते बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, दैट इज़ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और डिफ्यूजन गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आई होप ये आपको 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से आता होगा, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमारे पास नई चीज़ इसमें क्या है? फैकल्टेटिव। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे हेड पार्ट्स हैं वो हमारे हाइड्रोफिलिक हैं, यानी कि पानी को पास करने दे देंगे। लेकिन जो टेल पार्ट्स हैं, ये जो हमारे टेल पार्ट्स हैं वो पानी को पास नहीं करने देंगे। तो यहाँ से पानी के लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करने देंगे, इतनी ज़्यादा रिपल्शन होएगी। ये तो मतलब छोटे छोटे को तो फिर भी पास करने दे देंगे, लेकिन बड़ों को क्या ये पास करने देंगे? नहीं। तो इसीलिए हमारे पास फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब फैकल्टेटिव क्या होता है? देखो,
ये पढ़ो। और as large molecules will not be able to cross the tail of non-polar part of bilayer of cell membrane। इसका मतलब है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, वो इस टेल पार्ट से पास नहीं कर पाएंगे। हेड से तो कर जाएंगे क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, लेकिन टेल पार्ट से ये नहीं कर पाएंगे, जो हमारा नॉन पोलर पार्ट है। देयरफॉर सम स्पेशल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इसीलिए कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देयरफॉर some special proteins are present which help to transport large molecules of water। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास है कैरियर प्रोटीन। हमारे पास है, पहला है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होता है? ये शेप को चेंज करता है। कैसे करता है ये देखो। अब जैसे कि हमारे पास ये प्रोटीन है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आके बैठ गया, ठीक है। अब इसे अंदर जाना है, तो अंदर कैसे जाएगा? ये अपनी शेप चेंज कर देगा। तो देखो अंदर पहुँच गया ना। फिर से देखो, ये जो हमारे पास प्रोटीन है वो इस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है, और बीच में हमारे पास टेल पार्ट होगा। टेल पार्ट आने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। तो जो हमारे पास जो इस प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन जिसका नाम है, वो अपनी शेप को चेंज करेगा। देखो ये इसने पहले कैसे था और अब कैसे हो गया, और अंदर जाके मॉलिक्यूल आ जाएगा, अंदर चला जाएगा। सेकेंड तरीका होता है हमारे पास चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या होते हैं? अब जैसे कि हमारे पास एक जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिनके अंदर 8 ऐसे ऐसे चैनल्स बने होते हैं, जो कि जब हमारे पास H2O आता है तो भी अंदर जाने दे देता है। ठीक है। तो चैनल प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल हमारे पास एक्वापोरिन, जिनके पास जो हमारे पास प्रोटीन होता है उसके अंदर काफ़ी यूजुअली 8 चैनल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वाटर के और प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन को। इज़ इट क्लियर? तो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का पूरा टॉपिक। ठीक है। तो अब हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो जाती है हर बारी। The detailed structure of membrane was studied after the advent of electron microscopy in 1950s. Meanwhile, chemical studies on cell membrane, especially in human RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। ठीक है। यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन का आविष्कार कब हुआ था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था 1950s के अंदर। उस टाइम के लगभग जो हमारे पास आरबीसी से उन्होंने साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया था कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख सके। ठीक है। These studies shows that cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipid is phospholipid. Major कौन सा lipid है? Phospholipid, that are arranged in a bilayer. Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer sides, and the hydrophobic, that is the tail, towards the inner side. This ensures that the non-polar tail of a saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉन पोलर टेल पार्ट है वो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड है, इसके साथ अटैच नहीं है। In addition to phospholipid,
मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोस्टल, जो कि हमें क्या देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. लेटर बायोमोलिक्यूल इन्वेस्टिगेशन clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipids varies considerably in different types of cell. The human beings, the membrane of erythrocytes मैंने आपको क्या बताया था, RBC has approximately 52% protein and 40% lipids. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified into integral protein and peripheral protein. Peripheral protein lie on the surface of membrane, while the integral protein are partially or buried in the membrane. इतना समझ में आ गया. आप देखो इसका स्ट्रक्चर देखो. ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये क्या है हमारे पास, ये फॉस्फोलिपिड है, इज अ फॉस्फोलिपिड. और ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, शुगर ग्लाइकोलिपिड. ठीक है. अब the improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, again very important, in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables within the lateral movement of protein within the ओवरऑल bilayer. यानी कि जब हमारे पास लिपिड्स की मूवमेंट होती है तो इसके साथ साथ प्रोटीन्स की भी मूवमेंट होती है. दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. इसी कैपेसिटी को, इसी चीज़ को हम इसे फ्लूइडिटी कहते हैं. द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, cell growth, formation of intercellular junctions, secretions, endocytosis and cell division, जो कि हम आगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules. The membrane is selectively permeable membrane. As I have told you, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, और इसको हम कहते हैं passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration from higher concentration to lower concentration. Water भी move करता है, इन्हें हम बोलते हैं osmosis. As the polar molecules cannot pass throughout non-polar lipid, they require a carrier protein which facilitate their transport or sport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient, जो कि lower concentration to high concentration जाते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं, दिस क्लासिक क्या हो गया,